चलो, टॉपिक है आपका पार्ट 18 इमरजेंसी पढ़ रहे हैं हम उसमें। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 356 से लेके 360 तक हमने इसमें, सॉरी 52 से लेके 360। आने वाले दिनों में यूपीएससी का कैलेंडर आने वाला है, तो अभी तो तुम में से कोई एलिजिबल है नहीं पेपर देने के लिए, आया नहीं अभी। अभी खाली ये हमें पता है कि 63 पोस्ट पे वैकेंसी आएंगी अपर पीसी। उसका तो आते रहते हैं, उसका तो क्लियर रहता है सब। चलो, नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ रहे थे आपकी तीन टाइप की। पहला नेशनल इमरजेंसी है ना। आज की क्लास में हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट रूल, और आज ही की क्लास में पढ़ेंगे आपका फाइनेंशियल रूल। साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। और कोई आया है ना? कौन आया? अच्छा, चलो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल आजकल ये और बच्चे क्यों नहीं आ रहे? जो ये परिधि थी और क्या नाम था, दीक्षा, जो नई लड़की आई थी, ये क्यों नहीं आ रहे क्लास में? आ जाओ जल्दी जल्दी। और कोई आया है क्लास में? जल्दी आ जाओ जाओ। और कोई है? और कोई नहीं आ रहा? चलो देखो, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे आपका पार्ट 18। 17 आपका लैंग्वेज है, वो आप कर चुके हैं। 16 आपका, जिस दिन बारिश थी उस दिन कोई नहीं आया था अनुदीप को छोड़ के, तो उस दिन तुम लोगों का नुकसान हो गया, तो वो मैंने उस दिन करवा दिया था। SC ST आयोग, माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट्स आयोग है ना, वो सारे हमने कर लिए थे। पार्ट 18 पे मूव कर चुके हैं। इमरजेंसी आपका टॉपिक है। यहाँ पे हमने नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कर लिया है। 356 हमने आज करना है और 360 हमने आज ही करना है। तो अब जो कल बच्चे थे वो पहले मुझे, अब जब हम 352 पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वो आने चाहिए, क्योंकि सेम चीजें। चलिए हेडिंग डालेंगे आज की क्लास का, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल हो जाएगा आपका 356। 356। सबसे पहले तो रीजन क्या होता है लगने का? अच्छा चलो इसको ऐसे लिखो, इसको हम स्टेट, इसको हम ऐसे लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है इसे। संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। संवैधानिक और राष्ट्रपति शासन तो बोलते ही बोलते, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। और संवैधानिक क्यों भाई? स्टेट इमरजेंसी कहने के पीछे का रीजन ये है कि स्टेट के ऊपर लग रही है, तो राज्य पे आपातकाल लगा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहने का रीजन ये है कि संविधान का ठीक तरीके से प्रयोग ना होने पर इमरजेंसी लगी है। कोई स्टेट जब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, आपका जो केंद्र के द्वारा आपके जो नियम कानून है उसको करने में सफल नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपकी जो है ये
नेशनल सॉरी प्रेसिडेंट रूल लगता है। चलिए ये तो हमने देखा। अब हम इसमें देखेंगे कि रीजन क्या होता है इसको लगाने का, है ना। तो पहले देखा जाए तो रीजन क्या होता है। इसको लगने के दो रीजन होते हैं। आर्टिकल एक तो होता है आर्टिकल 356, इसके तहत देखेंगे। दूसरा होता है इसमें आर्टिकल 365। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है 356, एक है 365, आगे पीछे कर दिया। इसमें ये है कि जब आपके गवर्नर को लगे, जब आपका गवर्नर प्रेसिडेंट के पास शिकायत करता है कि भाई सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे वर्क नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर वर्क नहीं कर रही। यानी कि जब सरकार, जब गवर्नर क्या कर दे, राष्ट्रपति को शिकायत कर दे कि भाई जो राज्य सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी कि प्रशासन, जो प्रशासन तंत्र है वो फेल होता जा रहा है। यहाँ पे राज्य में जो है प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है और जो नियम कानून है उनका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन ये कहता है कि आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति को कहता है, गवर्नर प्रेसिडेंट के पास शिकायत करता है कि भाई जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुरूप जो है काम नहीं कर रही है। पहला तो ये। दूसरा आर्टिकल 365 कहता है कि 365 ये कहता है कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इसको ऐसे लिखो कि जब प्रेसिडेंट को खुद से लगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुरूप काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार काम नहीं कर रही है। यहाँ पे तो आपने देखा, यहाँ पे 356 में गवर्नर, राज्यपाल जो है शिकायत कर रहा है राष्ट्रपति के पास, और यहाँ पे आपने देखा कि जब राष्ट्रपति को स्वयं लगता है कि भाई जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, संविधान नहीं, सेंटर ने जो काम सौंपे है उसको ठीक से नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है। एक में शिकायत है, एक में शिकायत नहीं है। समझ में आ रहा है। मतलब हाँ, ये गवर्नर बताता, और ये गवर्नर बताता है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट जो है अपना रूल लगाती, अपना या फिर अपने सचिव या किसी भी ऑफिसर के थ्रू जो है इस एरिया में काम करती है। यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट को जब लगता है, प्रेसिडेंट को कब लगेगा, जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सेंटर है, केंद्र मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, प्रेसिडेंट को बताती है कि भाई हमें लगता है कि इस एरिया का, इस राज्य का जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है ना, आप क्या करो, इस एरिया में क्या लगा दो, प्रेसिडेंट लगा दो। क्लियर, तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं, पीछे दीपिका, दोनों स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल राज्य में ही लगता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगती है, स्टेट में लगती है। नेशनल इमरजेंसी हम कल कर चुके हैं, नेशनल इमरजेंसी आपका पूरा देश में लगती है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगता है। जैसे इधर फैन नहीं है ना, गर्मी हो रही है, यहीं से है ना बटन सारे, पीछे भी खोलना है तो उतनी देर से क्यों गर्मी में बैठे हो। खैर इसकी हवा तो वहां कहीं जाएगी। ये वाला बंद कर दूं,
इधर क्या, इधर वाला बटन से नहीं है, नीचे से है। अच्छा वो उसी से ही होगा। तो इसका कौन सा, ये वाला ये वाला? ये आगे वाले को जिसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाला पीछे वाले पीछे अच्छा, और मैं इसको घुमा रही हूँ। आगे आना तो आगे आ जाओ, जिसको गर्मी हो रही है, जगह की कमी नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे तो गवर्नर बोलता है राष्ट्रपति को कि भाई सरकार क्या है, सरकार जो है काम ठीक से नहीं कर रही, तुम क्या करो अपना शासन लगा दो, यानी प्रेसिडेंट रूल लगा दो। यहाँ पे जब राष्ट्रपति को खुद से लगता है, यानी कि जब यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, यानी कि सेंटर ने कोई निर्देश दिए स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उस काम को ठीक से नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट खुद से उस स्टेट पे क्या लगाता है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्लियर इतना? वो उसमें लगी थी, वो 356 के तहत लगी थी। ये वाली इमरजेंसी अभी वैसे कभी लगी नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन दे रखा है, ये वाली ज्यादातर लगती है, जो हर स्टेट में लगती है वो ये वाली लगती है 356 के तहत, कि जब गवर्नर बोलता है। ये मैंने आपको दो आर्टिकल्स दे रखे हैं ना, तो आर्टिकल्स तो मैं कवर करना ही है। बहुत जल्दी आ गए। तो फिर तुम एक पक्के एस्पिरेंट नहीं हो, नींद ना खुलना। पता भी है कि एस्पिरेंट की नींद कैसी होनी चाहिए? मुर्गे की नींद होती है ना, जैसे मुर्गी की नींद। अच्छा, कुत्ते की? हाँ, जो भी है, हाँ कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। खाना चिड़िया जैसा होना चाहिए, कम कम खाता है ना, चिड़िया कम खाती है तो एक्टिव रहती है, खाना कम खाओगे तो नींद कम आएगी, एक्टिव ज्यादा रहोगे, पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगेगा। चलो वो तुम्हारी गलती, तुम लेट से आए। अब जो है यहाँ पे हम आर्टिकल 356 में हमने देख लिया, 356 क्लियर हो गया, 365 भी क्लियर हो गया, दीपिका क्लियर हो गया आपको? जबरदस्ती यस नहीं कहना, इनको तो मैं इमरजेंसी पता नहीं कितनी बार पढ़ा रही हूँ, अब तो इनको याद हो गई होगी, फिर भी इनको याद नहीं कि कौन सी इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है। चलो अब हम देखेंगे कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, उद्घोषणा का समय। मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, नेशनल इमरजेंसी लागू कब होती है, किस तरीके से कितने महीने का समय मिलता है, क्या क्या होता है, वो मैंने कल सब बताया। तो मैं मुझे आंसर दो, पीछे नवीन से स्टार्ट कर दो आंसर देना। वो नहीं पूछा मैंने कि कब लगती है, मैंने ये पूछा कि जब हमको जो है नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो उसके लिए कितना टाइम होता है कि नेशनल इमरजेंसी इतने टाइम में लागू होगी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कल आपको नेशनल इमरजेंसी में बताया था कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि मान लो कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों सभाओं से 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसको जो है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजना होता है, कंडीशन ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट रूल की, तो राष्ट्रपति शासन अगर हमें किसी स्टेट पे लगाना है, तो उस स्टेट पे लगाने के लिए समय क्या होगा कि उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से, उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा से कितने, सोच के बताओ। 2 महीना। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा से 2 मंथ के अंदर अंदर जो है क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजना होता है, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजना होता है। ये ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने का है और यहाँ पे 2 महीने का है।
अब मैंने तुम्हें एक कंडीशन भी बताई थी इसमें, अब वो कौन सी कंडीशन थी? क्या बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, कंडीशन मैंने बताई थी तुम्हें कल की, कंडीशन क्या होगी इसमें, तो वो कंडीशन क्या है? मान लो मैंने कल आपको कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन मैंने ये बताई थी कि मान लो आपका लोकसभा से राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है, लेकिन जैसे ही लोकसभा से बिल पास हुआ, लोकसभा क्या हो गई? सस्पेंड हो गई, यानी कि भंग हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसी महीने के अंदर अंदर नई लोकसभा। तो यानी कि मैंने कल आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कि जब आपका लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है और वो राज्यसभा में चला गया, इस बीच जो है आपकी लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। भंग होने का मतलब ये कि सरकार ने अपनी बहुमत दल खो दी। बहुमत दल के खोने का मतलब ये है कि जो आपकी लोकसभा में जिनकी बहुमत पार्टी है, उनके मंत्री ने पद छोड़ दिया और कहाँ चले गए? दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी। मान लो कि 271 में आपकी बहुमत सरकार बनती है, लोकसभा में बहुमत बनता है, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं? 543। और इसमें अरे बातें मत करो, सुन लो, अगर पढ़ा भी है तो रिवीजन। 543 आपकी लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं, और बहुमत सरकार के लिए क्या होता है? डिवाइड बाय 2 प्लस 1, कितना? 271 टोटल आ रहा है। अब मान लो 271 मंत्रियों की वजह से जो है लोकसभा में जनता पार्टी की क्या है, यहाँ पे बहुमत बनी हुई है। अब क्या है यहाँ पे से, अगर 271 में से मैं मान लू कि 70 लोगों ने किसी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर दिया, आरएसएस को ज्वाइन कर दिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से अलग अलग पार्टी में चले गए, तो यहाँ पे 200 मेंबर रह गए, बहुमत दल गिर गई, बहुमत सरकार गिर गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि अगर लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में चला गया और इस बीच राज्यसभा भंग हो गई, तो क्या होगा? न्यू लोकसभा विल फॉर्म, है ना, नई लोकसभा बनेगी। लेकिन फिर मैंने शर्त भी बताई थी तुम्हें, क्या शर्त थी? हाँ तो बोल दिया, लेकिन अब आगे बोलो, क्या शर्त थी उसमें? किसके पास? अनुदीप बताओ, बताओ। हाँ तो मैं ही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, मतलब कि जब नई लोकसभा बनी, तो नई लोकसभा बनेगी तो उसमें कंडीशन क्या है कि वो जो बिल है वो राज्यसभा से प्रोसेस होके आना चाहिए, राज्यसभा ने उस पे, राज्यसभा से वो पारित होके आना चाहिए। क्लियर? मैंने क्या बताया कि अगर कोई राष्ट्रपति शासन हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लगाना है और वो बिल जो है लोकसभा से राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन इस बीच लोकसभा खंडित हो गई, रिजॉल्व हो गई, सस्पेंड हो गई, तो फिर वो नई लोकसभा बनेगी। लेकिन नई लोकसभा बन तो गई, अब लोकसभा में तब जाएगा जब वो राज्यसभा से पारित होके आ गया हो। आई बात समझ में? प्रोसेस ये है कि लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, इस बीच राज्यसभा लोकसभा क्या हो गई? सस्पेंड या फिर रिजॉल्व हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नई न्यू लोकसभा विल फॉर्म, न्यू लोकसभा बनेगी। लेकिन शर्त क्या है कि लोकसभा में वो बिल तभी जाएगा जब वो राज्यसभा से पारित हो गया हो। अगर वो राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है तो फिर पूरी नई जो है प्रोसेस होती है ना, कि लोकसभा से जाएगा, राज्यसभा से जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो होगा। तो कंडीशन क्या होगी कि सिर्फ कंडीशन क्या होगी कि वो राज्यसभा से पास होना चाहिए। क्लियर? हाँ या ना बोल लो। चलो, कंडीशन भी मैंने तुम्हें समझा दी। अब इसमें और क्या बचता है? अच्छा, नेशनल इमरजेंसी कितने समय के लिए लगती है? रिव्यू करते रहते ना। लेकिन अगर मैं इसका टाइम बताऊं, पूछूं तो किसी को मालूम है कि
इसको कब कितने टाइम तक लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल को कितने टाइम तक लगा सकते हैं? बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल को हम 3 साल तक लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में क्या होगा, अगेन ये रिव्यू होगा, इस पे बैठक बैठेगी और चेक किया जाएगा कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल दोबारा से आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये समाप्त करना है। तो हर 6 महीने में जो है क्या होगा, ये रिव्यू किया जाएगा। क्लियर? प्रेसिडेंट, हाँ सब। तो वही तो है कि हर 6 महीने में रिव्यू होता है, फिर 3 साल बाद फिर बढ़ता है ना। हाँ, 3 साल तक मैक्सिमम जो है 3 साल तक लग सकता है, और इस 3 साल में भी आपका जो है हर जो है रिव्यू किया जाएगा, फिर वो हाँ लग सकता है। उसके लिए फिर दोबारा से प्रोसेस होगा ना, फिर रिव्यू में मतलब नहीं, अभी मैं बताऊंगी ना कि क्या होता है उस समय, अभी मैं बताऊंगी। चलो, अब हम देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है आपके स्टेट्स में, तो उस समय क्या कंडीशन बनती है, क्या होता है उस समय। चलो पहले इतना लिख ले, फिर मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी तुम्हें। तुम कितने पेजेस छोड़ोगे? मैं सोची थी तुम्हें लिखवा भी लेती हूँ ना। पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं फिर। तो तुम एक काम करो, रफ में ही लिख लो, लेकिन प्रॉपर वे में नोट्स लिखवाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? अब हमें करेक्शन बता देता है कि कितने छोड़ना है, हम काउंट करके चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। टेस्ट की मैं टेस्ट कौन सा कराऊं? तुम्हारे टेस्ट होते रहे हर हफ्ते, मैं अलग से टेस्ट करा के क्या करूंगी? तो फिर तुम्हें मेरे टाइप का टेस्ट चाहिए? फिर मत बोलना कि तुमने मैम हमको डिमोटिवेट करने के लिए पेपर बना दिया। चलो मैं बनाती हूँ फिर तुम्हारे लिए टेस्ट, मीडियम टू हाई करती हूँ, इतना छोड़ दो जी। तुम्हें तो बहुत स्टार्टिंग से करना है, तो पार्ट 9 से इतने छोड़ दो, तो पार्ट 9 के बाद तुम इतने छोड़ दो, इनका तो लोकसभा है, तुम इतने छोड़ लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कितने छोड़ने तुम्हें। 15 छोड़ दो तुम, ऐसे 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 15, और बाकी कितने छोड़ेंगे? तीस छोड़ दो तुम लोग ऐसे ऐसे 30 छोड़ दो। उसके बाद में तुम्हें आज प्रेसिडेंट रूल, ये ऐसे तुम ही लोग कहते हो कि कैसे कैसे, हाँ ये आगे पीछे इस तरीके से। यार ग्रेजुएट हो गया अब तुम लोग, ऐसे ऐसे इतना समझ में नहीं आता, ये आगे पीछे। चलो मैं फिर तुम्हें नेशनल इमरजेंसी से लिखवा दूंगी ना फिर नोट्स पूरे। जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ तो तुम टेस्ट बोल रहे हो ना,
एमसीक्यू, एमसीक्यूज का ही होगा, बाकी कैसा टेस्ट होगा? ठीक है फिर, तुमने मुझे चैलेंज दे दिया है। अब तुम लोगों चैप्टर क्या पूरा पॉलिटी का तुमने पढ़ लिया ना, अब फिर मैं टेस्ट बनाऊंगी तो पूरा चैप्टर का बनाऊंगी जब मैं पूरे 22 पार्ट्स का ही लूंगी, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, चिंता ना करो। तुमने मुझे चैलेंज दे दिया, मैं तुम्हारे लिए मीडियम टू हाई बनाऊंगी। तो यहाँ भी जो क्वेश्चंस है ना पॉलिटी के, वो मैंने ही दिए, लेकिन मुझे बोला था कि थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चल के देना, तो वो मैंने ऐसे दिए कि तुम लोग कर लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा लेवल क्या चल रहा है पढ़ाई का। फिर जब मैं अपने लेवल के क्वेश्चन दूंगी, फिर मत बोलना कि मैम कहाँ से उठा दिए, क्योंकि मैं फिर वैसे क्वेश्चन दूंगी जो प्रॉपर यूपीएससी और पीसीएस में पूछे जाते हैं। हाँ मतलब ऐसा है, उन्होंने सर ने बोला है ना कि थोड़ा लीनियंसी, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो फिर अगर तुम्हें देखिए मैंने तुम लोगों के नंबर कितने कितने आते हैं, पता है मुझे कौन किसकी नैया किस हिसाब से डूब रही है। चलो मैं तुम्हें प्रॉपर फिर यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन दूंगी जो मतलब पूछे जाते हैं। हाँ तो मैं अब तुम्हें उस तरीके से दूंगी जो हकीकत में क्वेश्चन आते हैं। चलो फिलहाल लिखे पार्ट 18। वही तो कराऊंगी। अच्छा तुम लोगों ने तो कल नोट्स लिखे होंगे ना पार्ट 18 में नेशनल इमरजेंसी के, वो है ना, वही कॉपी किए हैं। चलो लिखो फिर, मैं देती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ तुम्हें, तो फिर मुझे प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। चलो चलो अब इधर देखो, इधर दो ध्यान, अब हो गया बहुत, भेज ही देना, तुम लोगों का भेजा हो मेरे को पता है। अब मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, फटाफट से रीजन बताओ मुझे, रीजन क्या होगा पहला? एक्सटर्नल वॉर, वॉर हो गया, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, यानी कि जब हमारा किसके कहा कैसे बाह्य युद्ध हो जाए उस कंडीशन में, और आंतरिक अशांति हो जाए, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या था कि नेशनल इमरजेंसी लगने का पहला रीजन तो क्या आता है कि जब हम पे किसी ने वॉर कर दी है, या हमने किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छेड़ दिया उस कंडीशन में। और आंतरिक अशांति मतलब कि अंदर ही किसी एक ग्रुप ने, एक दल ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, कैसे आर्म्ड रेबेलियन कर दिया है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। फिर आता है आपका प्रेसिडेंट रूल, दूसरा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। रीजन क्या होता है यहाँ पे,
हिंदी में क्या लिखेंगे? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार अनुरूप कार्य ना करे। हिंदी में लिख लो कि जब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य ना करे। चलिए, फिर आएगा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, और रीजन क्या हो जाएगा लगने का? When a country faces financial crisis, जब देश आर्थिक संकट में, जब देश की वित्तीय हालत कैसी हो? आर्थिक संकट, मतलब ऐसे लिखो कि जब देश कैसा हो? आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। नोट में लिखेंगे मैंने कल बताया था कि जो आर्म्ड रेबेलियन, जो ये आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है, उसको आर्म्ड रेबेलियन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद? 44। तो लिखो इसमें, तुम हिंदी वाले तब तक लिख लो इसको आराम से, मैं इंग्लिश में डिक्टेट करती हूँ। लिखेंगे इसमें हो गया, करो डिक्टेट। नोट में लिखेंगे, इसमें नोट में लिखेंगे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड, या फिर क्या लिखोगे इसमें? वो तो हिंदी में लिखेंगे ना, इसमें क्या लिखेंगे? चलो ऐसे लिख लो, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड was changed by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक मिनट, इसकी लैंग्वेज खराब हो गई ना, मैंने लिखवाना ये था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है ये शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंस आपका आर्म्ड रेबेलियन में कन्वर्ट हुआ। हाँ तो कर दो फिर से। हिंदी में डिक्टेट करूं? हो गया, हिंदी वालों को जल्दी लिखो। लिखेंगे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब हुआ था ये? अब याद हो गई होंगी चीजें तुम्हें, तो लिखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह किया गया, आर्म्ड रेबेलियन किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया। सरस्वती के नोट्स फेयर में नहीं बन रहे, वो बंद क्यों कर रही है? तो तुम रफ में ही लिख रहे हो? वही सब करके ही भिजवाए, मैं वही सब करके ही तो बोल रही हूँ मैं छोड़ने को। अच्छा तुम अपने हिसाब से, चलो फिर ठीक है, जैसा भी है चलो ठीक है कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, हेडिंग डालेंगे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। चलिए, ये तो बच्चों तुम लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा जो तुमने कल पढ़ा था। हेडिंग डालेंगे नेशनल इमरजेंसी। और कल के क्लास में कौन कौन नहीं था?
कल की क्लास में तुम थे तो? तुम नहीं आए थे कल की क्लास में? अच्छा चलो ठीक है, फिर करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो भाई इधर देखो, अब आर्टिकल 352 हम पढ़ रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी, है ना। अब सबसे पहले बात की जाए तो उद्घोषणा कौन करता है, लिखेंगे उद्घोषणा कौन करता है? हु प्रोक्लेम, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। और कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ, लिखेंगे इन ब्रैकेट में, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की लिखित संस्तुति के आधार पर, मंत्री परिषद की लिखित संस्तुति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जब राष्ट्रपति को क्या लगाना है, राष्ट्रपति को क्या लगाना है, नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो उस कंडीशन में क्या करता है राष्ट्रपति क्या करता है, उसको घोषणा करता है। लेकिन कैसे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करे, उसको एक रिटन एविडेंस दे दे, यानी कि एक एप्लीकेशन दे दे कि भाई हमारे देश में क्या हो गया, आर्म रेबिलियन हो गया है, वॉर हो गई, हमारी देश की स्थिति कैसी है, संकट में, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी लगानी। तो वो कैसे होता है? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद क्या कर दे, राष्ट्रपति को एक रिटन एविडेंस दे दे, एप्लीकेशन दे दे लिख के कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, आपका अपने देश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते। क्लियर? सब काम एप्लीकेशन से होते, पत्र के माध्यम से होते। चलिए नोट में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लिखित संस्तुति का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। लिखित संस्तुति का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। The provision of written recommendation was added by 44th Constitutional Amendment Act. The provision of written recommendation was added by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. लिखित संस्तुति का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रोसेस, है ना। अब जो है प्रोसेस हमने देखनी, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोक्लेम, यानी कि आपका जो उद्घोषणा है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या है भाई? लोकसभा से, राज्यसभा से 1 माह के भीतर भीतर क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 1 माह के भीतर पारित होना आवश्यक है। The proclamation of national emergency must be passed by both the houses of parliament within 1 month. Must be passed by both both the houses of parliament within 1 month. हिंदी वाले जरा ग्रुप में देख लें, मैंने फोटोज भेज दिए। अब मैं खाली इंग्लिश वालों के लिए डिक्टेट करूंगी, तुम इससे देखते रहो, ठीक है। चलिए लिख दी, नोट में लिखेंगे
इनिशियली द प्रोविजन ऑफ, इनिशियली, देखो ग्रुप में मैंने भेज दिया है, हिंदी वाले ग्रुप से देख लें। इनिशियली द प्रोविजन ऑफ या फिर ऐसे लिखो इसमें, इनिशियली द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, इनिशियली द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट was of 2 month, was of 2 month, but it was reduced to 1 month, but it was reduced to 1 month through 44th Constitutional Amendment Act। यानी कि स्टार्टिंग में जो ये प्रोविजन था, पहले क्या होता था कि 2 महीने के अंदर अंदर क्या है ना पारित होना होता है, लेकिन 2 महीने के बाद जो है 44वें संविधान संशोधन के बाद बोला गया कि अब 2 महीने नहीं, अब क्या करेंगे हम, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर हमें नेशनल इमरजेंसी के बिल को पास करना होगा। कहीं पे छूटा? क्लियर इतना? Initially, the approval of Parliament was 2 months, but it was reduced to 1 month through the Constitutional Amendment Act of 1444 है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कंडीशन। ये अच्छा नहीं, कंडीशन नहीं, इसमें एक और, इसमें नोट पॉइंट और लिखोगे आप। नोट में लिखोगे a special majority is required, a special majority is required, a special majority is required to pass national emergency, to pass national emergency। स्पेशल मेजोरिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे नॉर्मल जो होता है ना 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तो उसमें कम से कम हो, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर दे नहीं रखा है कि स्पेशल मेजोरिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो डिसाइड किया जाएगा। प्रावधान रहता है, 1/3 का नहीं पर्टिकुलर कुछ चीज बताई जाती है। 2/3 तो नॉर्मल बिल के लिए होता है। हाँ, ये सिंपल नॉर्मल रहता है। 1/3 सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 तो सिंपल मेजोरिटी वाला हो गया ना, जो नॉर्मल जो होता है। 2/3 स्पेशल नहीं होता, एक बार चेक करो स्पेशल मेजोरिटी। नंदिनी तुम नोट्स नहीं बना रहे? भेज दिए ना ग्रुप में, तो फिर तो अभी मैंने भेजे, तो अब बाकी भी तो बना रहे नोट्स। तुम इंग्लिश में लिखती हो? फेयर नोट्स इंग्लिश, अच्छा तुम इंग्लिश मीडियम वाली हो ना? नहीं, मेरे को कंफ्यूजन है, हिंदी मीडियम वाले कौन है यहाँ पे, पहले ये बताओ। 2 ही है बस। मैं समझी थी कि नंदिनी भी हिंदी में बनाती है नोट्स। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी नो स्कूल। अच्छा तुमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा स्कूल, तो फिर हिंदी मीडियम में क्यों कर रहे थे तुम नोट्स तैयार? अच्छा एक्सपीरियंस की नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों का होना चाहिए। चलो फिलहाल अब चलो लिख लो, मैं लिखवा तो रही हूँ। मुझे लगा नंदनी भी हिंदी मीडियम वाली है। हाँ वो स्टार्टिंग में हिंदी में लिखती थी ना, तो मुझे लगा हिंदी में हिंदी वाली होगी। बाइलिंगुअल के चक्कर में मत फंसना, बाइलिंगुअल बहुत बेकार चीज है। जिस चीज में तुम अगर तुम इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में ही, बाइलिंगुअल बनोगे ना तो फिर तुम्हें टीचर बनना पड़ेगा क्योंकि बाइलिंगुअल टीचर को ही समझ में, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको दोनों मीडियम्स को लेके चलना होता है। चलो फिलहाल यहाँ पे कंडीशन लिखो। लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन में लिखो what happens to the national emergency, what happens to the national emergency
if the Lok Sabha dissolve after, what happens to the national emergency if the Lok Sabha dissolve after the declaration of, अब जरा स्पीड बनाओ, हाँ लिखने की स्पीड मेंटेन करो. What happens to the national emergency if the Lok, मैं 2 बार रिपीट करूंगी, तीसरी बार रिपीट नहीं करूंगी. If the Lok Sabha dissolve after the declaration of national emergency. लिखेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा, इमरजेंसी के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हमने घोषित कर दी और उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा. तो इसमें लिखेंगे आफ्टर दैट न्यू लोकसभा विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. आफ्टर दैट न्यू लोकसभा after that new Lok Sabha is constituted, full stop. The proclaim must be passed within 30 days. The proclaim must be passed within 30 days from the first meeting from the first meeting from the first meeting and then, एक मिनट, but the proclaim has been passed by the Rajya Sabha. But the proclaim has been passed by the Rajya Sabha. क्लियर कि तब क्या होगा जब हमने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और हमारा जो है लोकसभा विघटित हो जाए, तो उस कंडीशन में नई लोकसभा बनेगी और 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा का वो बिल पास करना होगा, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा को बिल पास करना होगा. बट शर्त क्या होगी, वो भी क्या होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए. फिर क्योंकि जब वो राज्यसभा से आ चुका है तो राज्यसभा में हमें वापस भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास करेगी और फिर उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे. मतलब कैसे, राज्यसभा के बिल वापस भेज दिया, नहीं राज्यसभा कौन सा भेज सकती है. हाँ अपडेट्स कर सकती है, अपनी तरफ से अपडेट कर सकती है, लेकिन वापस नहीं भेज सकती है. वापस भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है. वापस भेजता तो फिर मतलब ये कि वो लोकसभा, फिर तो लोकसभा राज्यसभा को भेजती रहेगी, राज्यसभा लोकसभा को भेजती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा, इधर से उधर गेम चलता रहेगा. अपने आप से जो राज्यसभा को लगता है उसमें वो अपडेट कर सकती है, वो वापस भेज नहीं सकती है. ठीक है, चलिए लिखेंगे. तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि लोकसभा सरकार लोकसभा से चल रही है, राज्यसभा से नहीं. राज्यसभा वैसे मैंने बताया था, हाँ राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा के मेंबर्स जो है रिटायर्ड होते हैं. क्लियर, जब मैंने पढ़ाया था. जब हम नोट्स लिखेंगे तो उसमें दोबारा रिवीजन होगा तुम्हारा, चिंता ना करो. ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कितने समय तक लगती है, कितना, अनंत काल, इन्फिनाइट, है ना.
बट but the period will have to be passed by both the houses. The period will have to be passed by both the houses of parliament within 6 months. हर 6 महीने में वो दोबारा से लोकसभा राज्यसभा में जाएगी, किसके लिए? रिव्यू होने के लिए। क्लियर? अब तो तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मान के चलो। अब मैं तुमसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम बुक्स पढ़ रहे हो। मुंह थक गया मेरा बोल बोल के। बुक्स पढ़ रहे हो तुम? है किसी के पास कोई बुक्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की? जैसे तुमने उससे मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स क्या रिकमेंड किया था ना कि क्या पढ़ूं मैं, खरीदी स्पेक्ट्रम? वेरी गुड। वहाँ जाके डाउट ही रह जाते हैं, सारी चीज़ दिखा देते हैं कि ये देखो। तुम्हें ऐसे तुम अगर दुकान में जाके ये बोलोगे कि हमें हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो वो ऑब्वियसली बात है तुम एनसीईआरटी से लेके स्पेक्ट्रम तक सारी बुक्स लेके रख देगा। अब तुम्हें सोच के चलना है ना कि मेरे को कौन सी बुक चाहिए। अब मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं। तुम चाहो तो एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो, तुम चाहे तो रमेश चंद्र को प्रेफर कर सकते हो। किसने कहा? क्वेश्चन वहां पे मेंस में कैसे बनते हैं? मेंस में वहां से उठ के आएगा आर्ट एंड कल्चर से। बौद्ध स्तूप का जो है यहाँ पे बताओ कि किस तरीके से था, क्या क्या उसकी जो मतलब इंपॉर्टेंस है, फीचर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। जो बौद्ध स्तूप में ये जो होते हैं ना, ये इस तरीके से गुम्बद होते हैं, ये टॉम होते हैं, यहाँ पे क्या रखा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वहां से। हाँ, मेन बात ये कि आपका जो है चित्रकला हो गया, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ये जो आपने कभी बौद्ध मठ देखे हुए, जो आपने बौद्ध टेम्पल्स देखे हुए है ना, जो स्तूप्स वगैरह होता है उनके ऊपर कुछ इस तरीके से टॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें क्या रखा रहता है? गौतम बुद्ध के जो बॉडी के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कहीं पे नाखून रख दिए, कहीं पे बाल रख दिए, कहीं पे हड्डी का कुछ पार्ट रख दिया, इस तरीके से जो ये टॉम्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से रखे जाए। तो ये जो है ना, ये आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर से। एंशिएंट जो मतलब पहले से बने हुए, अब कहाँ बनते हैं स्तूप्स, वो तो पहले से जो बने हुए हैं वो वही है। अभी आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा ना, तब उत्तराखंड का भी नहीं पढ़ा भी आर्ट एंड कल्चर। लोक नृत्य, लोक गायन वगैरह वो भी कुछ नहीं पढ़े। चलो कोई नहीं, पढ़ लोगे, चिंता मत करो। चलो लिखेंगे टर्मिनेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है, संसद का अनुमोदन जो है वो आवश्यक नहीं होता है। जैसे हमें जो इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी लगाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? इमरजेंसी जब लगानी है तो वहां पे पार्लियामेंट चाहिए, क्योंकि दोनों हाउसेस से वो बिल पास होगा। लेकिन जब हमें बंद करवानी है, समाप्त करवानी है, तो उसमें हमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है। लिखेंगे द प्रेसिडेंट कैन एंड नेशनल इमरजेंसी बाय सिंपली, प्रेसिडेंट कैन एंड अ नेशनल इमरजेंसी बाय सिंपली issuing a proclaim of termination, proclaim of termination। खाली राष्ट्रपति अपनी घोषणा कर दे कि भाई राष्ट्रपति हमें नेशनल इमरजेंसी बंद करवानी है, तो नेशनल इमरजेंसी बंद हो जाएगी। इसमें संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। एक मिनट, नोट में लिखेंगे by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978,
एक मिनट, वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो रहने दो इसे, हटा दो इसे, कोई बात नहीं। रहने दो उसे, नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो उसे। चलो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से क्या इफेक्ट होता है? नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट आता है, और ये हम देखेंगे इफेक्ट कैसे। जब इमरजेंसी लगती है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, उस कंडीशन में आपकी सेंटर पावरफुल हो जाएगी, सेंटर पावरफुल हो जाएगी, क्लियर, सेंटर हैवी हो जाएगी, सेंटर पावरफुल। यहां पे क्या होगा, जो आपकी लेजिस्लेटिव है, किसकी, सेंटर की लेजिस्लेटिव, केंद्र विधायिका जो कानून बनाती है, और सेंटर की एग्जीक्यूटिव, वो क्या करती है, सेंटर एग्जीक्यूटिव। देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राज्यों के लिए भी कानून कौन बनाएगा भाई, सेंटर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट से राज्यों के लिए कानून बना सकती है, क्लियर। और यहां पर क्या होगा कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो राज्यों को दिशा निर्देश देती है कि आप लोग क्या करो, इस तरीके से काम करो, क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव में लिखेंगे द यूनियन कैबिनेट कैन मेक लॉज, द यूनियन कैबिनेट कैन मेक लॉज on subjects in the state list, in the state list। नोट पे लिखेंगे इसी में ही, नोट पे लिखेंगे प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन इशू, president can issue an ordinance on making laws for state, on making laws for states, क्लियर। यानी कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है, अनुदीप मुझे बताओ, ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है, 123। तो लिख दो आर्टिकल इन ब्रैकेट में 123, बार बार तुम लिखते रहोगे तो तुम्हें याद रहेगा आर्टिकल। इसमें लिखेंगे केंद्र की जो कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका जो है वो राज्य को क्या करती है, डायरेक्शंस देती है कि आप लोग जो है किस तरीके से काम करो। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 353 का सब क्लॉज है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 353 सब क्लॉज ए, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, आर्टिकल 353 सब क्लॉज ए, द सेंटर एग्जीक्यूटिव कैन गिव, the center executive can give instructions to state executive, instructions to the state executive regarding governance, and the state executive is bound to obey the instructions, is bound to obey the instruction, and state executive is bound to obey the instructions। नोट पे लिखेंगे the state executive will not resolve during national emergency,
विल नॉट रिजॉल्व ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्या पढ़ा, तुमने क्या, पहले तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नोट्स में क्या लिखा है। पहला नोट 353 का सब क्लॉज ए कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्यों को दिशा निर्देश देगी कि आपको जो है कानून किस तरीके से लगाना, मतलब कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो कभी भी क्या नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती, यानी कि सस्पेंड नहीं होती है, भंग नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कब होती है खत्म, प्रेसिडेंट रूल के दौरान। याद रखना, राज्य की जो कार्यपालिका है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी नेशनल इमरजेंसी के दौरान। क्लियर, वो काम करेगी खुद के हिसाब से नहीं, सेंटर जो उसको दिशा निर्देश दे रहा उस हिसाब से वो काम करेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, लिमिट्स, लिमिट्स नहीं, नोट में लिखेंगे, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, नोट में लिखेंगे, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन द होल कंट्री और इन सम पार्ट ऑफ इट। द प्रेसिडेंट, दीपिका तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो समझ में ना आ रहा हो तो बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इनको आदत हो चुकी है, अब इनको पता चल चुका है नेशनल इमरजेंसी, इन्होंने पूरी पॉलिटी की जर्नी कंप्लीट कर दी, तो अब तो इनसे मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि इनको आता होगा। चलिए, तो क्या लिखा, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन द होल कंट्री और इन सम पार्ट ऑफ इट, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो पूरे राज्य में पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है, या फिर देश के किसी भी पार्ट में। नोट में लिखेंगे, फाइनेंशियल इंपैक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन स्टेट, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन स्टेट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। लिखेंगे, according to article 354, according to article 354, the center can amend, the center can amend, according to article 354, center can amend the distribution of taxes and revenues, the distribution of taxes and revenues between center and state, between center and state, यानी कि आपका जो आर्टिकल 354 कहता है कि केंद्र क्या कर सकता है, आपके जो टैक्सेस और रेवेन्यू सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको अमेंड कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। क्लियर, लो भाई दूसरा पेज भी भेज दिया मैंने तुम्हारे लिए। लिखेंगे नेक्स्ट, नोट में लिखेंगे, नोट में, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आपात के समय पे, इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और विधानसभा का समय काल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? सपना को छोड़ के आंसर दो, तुम्हें भी छोड़ के आंसर दो, तुम भी आंसर नहीं दोगे। मैंने कहा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल इमरजेंसी के दौरान कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 साल तक ना। लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली during national emergency the tenure of lok sabha and legislative assembly can be extended for 1 year. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर समझने की कोशिश करो, इधर समझो जरा. आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 मुझे बताओ फटाफट से. सपना क्या नाम है, सपना के सामने बैठी हुई सरस्वती, मुझे आर्टिकल 19 बताओ. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं 19 में, फटाफट बताओ कौन से आते हैं. आर्टिकल 19 बोला है मैंने. अच्छा अनुदीप, आर्टिकल 19. नंदनी, फंडामेंटल राइट्स तो मुझे भी पता है. आर्टिकल 14 से लेके कहाँ तक आते हैं 32. आर्टिकल 19 बताओ, नवीन बताओ मुझे. बहुत सारे, कितने, 6 ही तो आते. मैंने क्या कहा था, आर्टिकल जो 19 है उसके जो सब क्लॉसेज हैं इनको 1 बाय 1 याद रखना है. सबसे पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल सबमिट करने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3. 4 ये है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं देश के अंदर. 5th ये कि हम कहीं भी निवास कर सकते हैं देश के अंदर. 6th ये कहता है आपका, क्या कहता है कि आपके पास अधिकार है कि आप अपना कोई भी क्या कर सकते हो, व्यवसाय चला सकते हो, यानी कि बिजनेस कर सकते हो. क्लियर. आर्टिकल 19 के सब क्लॉसेस को ध्यान देना. चलिए आर्टिकल 19. आर्टिकल 20 कौन बताएगा मुझे, मैंने कल भी कहा था कि आर्टिकल 20 और 21 को रिवाइज करके आना. बताओ, कॉपी खोलिए, बताओ आर्टिकल 20 क्या कहता है, क्या है इसमें मतलब. जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन बताया था, है ना. आर्टिकल 21, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ एक्स फैक्टर लॉ, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन और डबल जियोपार्डी. 20 का सब क्लॉज ए एक्स फैक्टर लॉ, 20 का सब क्लॉज बी डबल जियोपार्डी, 20 का सब क्लॉज 3 सी, यानी कि सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका है इसमें, ये ध्यान रखना है. मतलब राइट टू पर्सनल लिबर्टी और लाइफ, यानी कि आप कहीं पे पार्क में बैठे हो, कोई तीसरे व्यक्ति आके ये नहीं बोल सकता कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो इसके साथ, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल चॉइस है, कोई आप पे कुछ नहीं कर सकता, है ना. तो वैसे ही अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 का देखते हैं. आर्टिकल 19 में मैंने कल तुम्हें 2 बात बताई थी, क्या क्या बताई थी, कौन मुझे बताएगा. चलो आर्टिकल 358 कहता है, आर्टिकल 358 जो है आपका, वो आपके आर्टिकल 19 से रिलेटेड है. आर्टिकल 358 कहता है कि जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लग रही है, आर्टिकल 19 का क्या होगा, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लग रही है उस दौरान आपके आर्टिकल 19 का क्या होगा. तो आर्टिकल 19 जो है ये सस्पेंड नहीं होगा, सॉरी
ये सस्पेंड होगा, मैंने गलत बोल दिया, सस्पेंड होगा। कब? जब नेशनल इमरजेंसी किसके लिए लगी हो? वॉर के लिए लगी हो। क्लियर? जब भाई देश में युद्ध चल रहा है तो आप ना कहीं घूम सकते हो, ना कहीं आप निवास कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी की बात है। देश के लिए अपने नागरिकों की सेफ्टी करना ज्यादा जरूरी होगा। और जब आर्टिकल 19 कब होगा आर्टिकल 19 सस्पेंड? आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हमारा आर्म्ड रेबिलियन चल रहा होगा। आर्म्ड रेबिलियन के दौरान जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तब क्या कर सकती है सरकार? जिस एरिया में क्या चल रहा है, आर्म्ड रेबिलियन चल रहा है, शस्त्र विद्रोह चल रहा है, तो वहां पे आर्टिकल 19 के बदले में क्या कर सकती है? कर्फ्यू लगा सकती है। धारा 144, मैंने कल आपको बताया था धारा 144 क्या होती है। धारा 144 होती है कि आपका जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं लोग, दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे ग्रुप में नहीं। अब ये सस्पेंड, एक मिनट, देखो यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब भाई क्यों नहीं किया जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि कहीं पे विद्रोह चल रहा है। अब विद्रोह चल रहा है तो यहाँ पे क्या लगा सकती है? धारा 144 लगा सकती है, कर्फ्यू लग सकता है, पुलिस प्रशासन जो है ज्यादा और सख्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है। क्यों? अगर कहीं पे आपका आर्म्ड रेबेलियन चल रहा है, शस्त्र विद्रोह चल रहा है, और वहां पे ज्यादातर ग्रुप्स में लोग खड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है कि वो किससे संबंधित बात करेंगे? इस विद्रोह में और ज्यादा उग्र बनाने के लिए वो बातचीत करेंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे ये सस्पेंड नहीं होगा, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन मजबूत किया जा सकता है, कर्फ्यू लगाया जा सकता है, धारा 144 लगाया जा सकती है, इस तरीके से प्रोविजन किए जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? लिखेंगे इसमें आर्टिकल 3, हेडिंग डाली, इफेक्ट, हेडिंग क्या डाली? फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग तो क्या इसमें लिखेंगे? आर्टिकल 358 डील्स विद द, आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। इसमें लिखेंगे if the national emergency is imposed on the grounds of, if the national emergency, if the national emergency is imposed on the grounds of armed rebellion, the provision of article 19 shall not be suspended. The provision of article 19 shall not be suspended. नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 359। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 डील्स विद द लिखा आर्टिकल 359 डील्स विद द other articles except article 19, deals with the other articles except 19। इसमें लिखेंगे all the fundamental rights except article 20 or 21, all the fundamental rights except article 20 or 21। एक मिनट, हेडिंग लिखा क्या तुमने? मैं लाइन भूल गई, क्या लिखवा रही थी मैं?
विल सस्पेंड। 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, नोट में लिखोगे, इसको नोट में भी लिख ही लो, चलो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। फंडामेंटल राइट्स विल नॉट सस्पेंड। फंडामेंटल राइट्स विल नॉट सस्पेंड। अब इधर लिख दो तुम, फंडामेंटल राइट्स विल नॉट सस्पेंड। फंडामेंटल राइट्स विल नॉट, मतलब ऐसे फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड नहीं होंगे। और यहां पे लिख देंगे हम आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग national emergency on the basis of external war and armed rebellion। ये हो गया। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्टिकल 19, 20, 21 Article 19, 20, 21 will not suspend during national emergency on the basis of armed rebellion। बस आर्म्ड रेबिलियन पे ध्यान रखना, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट रहेगा। लिख दिया, सेकंड पॉइंट लिख दिया, आर्टिकल 19, 20, 21 विल नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबिलियन। लिख लिया तुमने? चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड। लिख दो, हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स हैज नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड, यानी कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है। तो नेशनल इमरजेंसी लगी आपकी 3 टाइम्स। कब कब लगी है बताओ फटाफट से मुझे। 1962, 1971 और 1975। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। ठीक है, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। (62, 71, 75) क्लियर, नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे प्रेसिडेंट रूल। टाइम तो हो गया खैर तुम्हारा। चलो, कल क्लास है तुम्हारी, कल क्या सैटरडे, तो फिर ठीक है मंडे को करते हैं इसको कंप्लीट, है ना। मंडे को इसको नोट्स भी दे दूंगी मैं आपको। चलिए, थक गए तुम लोग, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे मंडे को।